Jai Hind everyone. Finally, after completing the geomorphology section together, completely, medley, eventually and successfully we have come towards the climatology. ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी के तीन पार्ट होते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी। जिस तरीके से तीनों हमारे जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीन यूनिट है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, जिस तरीके से तीनों की तीनों बहुत ही जरूरी है ना, उसी तरीके से ये तीन चीजें, लैंड की स्टडी मतलब जियोमॉर्फोलॉजी, एयर की स्टडी मतलब क्लाइमेटोलॉजी और वाटर की स्टडी मतलब की ओशियनोग्राफी, ये तीनों ही इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट है। मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि आप ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, तो जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी है। इसका रीजन ये है कि यहां से भाई 7 सवाल पूछे गए हैं इंडी 1 2024 में। द फैक्ट इज दैट सारे के सारे सवाल कौन से थे? ऑल द क्वेश्चंस वर स्टेटमेंट वाले सवाल भाई, सारे के सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। मतलब कि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। और यार सबसे पहले तो ये सेशन स्टार्ट हो रहा है ना, मैं कुछ लोगों को कहना चाहूंगा, व्हाट एन इनक्रेडिबल मोटिवेशन यू गाइस आर हैविंग। ये जो क्लाइमेटोलॉजी का सेशन है भाई, मैं नेक्स्ट डे लेने वाला था, मतलब कल लेने वाला था, मगर दे वर कॉन्स्टेंटली मैसेजिंग मी कि भैया जो आखिरी वाला सेक्शन है जियोमॉर्फोलॉजी का, जिसमें आप पढ़ाने वाले थे इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म, आपने कहा था कि बता दो कि उसका क्लास लेना है या सिर्फ नोट्स शेयर कर देने हैं। तो कंप्लीटली मतलब कि करीबन मेरे को 8 से 9 स्टूडेंट्स ने मैसेज करा कि भैया आप उसकी स्लाइड शेयर कर दो। मैं एक बात आपको बता रहा हूं, उसकी स्लाइड्स इतनी बढ़िया प्रिपेयर करी है ना भाई, मैं टेलीग्राम पर शेयर कर चुका हूं। वो स्लाइड्स देखना, आपको एकदम मजा आ जाएगा उसको रीड करके, एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी आपको वहां पर मिल जाएगी। इतने बढ़िया नोट्स आपको प्रिपेयर करवाएं, ठीक है। कोई भी आपको डाउट वगैरह नहीं होगा। स्टिल आपको कोई डाउट होता है ना, मैं टेलीग्राम इज ओपन फॉर यू, ठीक है। कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ लेना। तो यहां पर बढ़िया तरीके से हम लोग क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। आई वॉन्ट ईच एंड एवरीबडी ऑफ यू गाइस टू टच द स्काई विद ग्लोरी। आई नो सभी को पता है कि ये लाइन क्या है, किसका मोटो है, किसका नहीं है। सो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसने भी जियोमॉर्फोलॉजी का सेशन नहीं देखा है ना, कोई बात नहीं भाई, यू हैव गॉट अ गोल्डन चांस टू कम बैक स्ट्रॉन्गर, ठीक है। सारी की सारी चीजें जब आप जियोमॉर्फोलॉजी की देखोगे ना, इस बार तो मैंने नॉट ओनली द प्रीवियस क्वेश्चन इन द सेशन, सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन एनडीए के नहीं कराए मैंने बड़े बड़े एग्जाम जो होते हैं ना, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इवन दी स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं, उनके भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए और इवन स्टेटमेंट वाले सवाल कराए। तो भाई क्लाइमेटोलॉजी आपका एकदम बढ़िया होने वाला है, जिस तरीके से जियोमॉर्फोलॉजी हुआ है। सो दिस इज योर कपिल भैया, वेलकम बैक टू रोर एनडीए। बढ़िया तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लाइमेटोलॉजी। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जो बंदा ना अपने जीवन में अभी तक कुछ भी चीज कमिट नहीं करा है ना, ही इज द ओनली गाय हु इज डिस्ट्रैक्टेड बाय एवरीथिंग। एक दिन क्या करके देखना आप लोग, ठीक है, एक दिन एक क्या करना, कभी भी तुमको लगे ना हमारी जर्नी सही नहीं जा रही, कुछ मत करना, एक कॉपी उठाना, उस कॉपी में एक पन्ना लेना, उस पन्ने में लिखना कि क्या क्या चीजें मेरे को जरूरी है एग्जाम क्लियर करने के लिए, और वहां पर कमिट कर देना, ठीक है। वो कमिटमेंट बहुत जरूरी है। जब आप ये कमिटमेंट यहां पर करोगे ना, दिस कमिटमेंट विल लेड यू वर्क इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है, फ्रॉम द राइट एजुकेटर, फ्रॉम द राइट सोर्स, दिस पर्टिकुलर थिंग विल लेड यू वर्क, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। चलो, तो ये आपको एक व्यू दिख रहा है, ठीक है, द व्यू हियर यू आर लुकिंग एट, ठीक है, दिस इज योर एक्चुअली एटमॉस्फेयर। तो पहली बार तो अपन सारी चीजें एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। मैं लेट कर रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं पता। सम ऑफ यू गाइज बिलोंग टू आर्ट्स बैकग्राउंड, कुछ लोग आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कुछ लोग मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग बायो से बैकग्राउंड करते हैं, मतलब मेडिकल बायो एक ही हुआ, कुछ लोग कॉमर्स से बैकग्राउंड करते हैं। तो ये सभी के लिए मैं लेट कर रहा हूं कि भाई ये सेशन आप लोग देख रहे हो और एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यहां पर हियर यू कैन सी अर्थ, आपको अर्थ दिख रही है। इस अर्थ के ऊपर जो आपको ये लेयर्स दिख रही है ना, ये लेयर्स अलग अलग दिख रही हैं। इसमें गैसेस प्रेजेंट हैं, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इसमें अलग अलग चीजें प्रेजेंट हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को एग्जैक्टली व्हाट कैन बी से, इसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। यही आपका एटमॉस्फेयर। तो सभी मतलब एक विजुअलाइजेशन लगाओ, ये आपकी अर्थ है और ये अर्थ को, अर्थ एक स्फीयर है, इसको ऐसा कवर करके जिसने रखा है ना, अर्थ को एकदम ब्लैंकेट की तरह कवर करके रखा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। दिस इज एक्चुअली द एटमॉस्फेयर ऑफ एन अर्थ, ठीक है। ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो ये एटमॉस्फेयर है, ये क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो बेसिकली जिस तरीके से अभी आपका एटमॉस्फेयर दिख रहा है, इससे आप बिल्कुल कह सकते हो कि एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ द गैसेस, गैसेस का ब्लैंकेट है। तो अब अपन आगे देखते हैं क्या होता है। एटमॉस्फेयर इज द स्फीयर ऑफ द गैसेस। ये क्या करता है, ये अर्थ को एकदम एनवेलप करता है, अराउंड में ऐसे घुमा देता है, पूरा कवर करता है पूरी तरीके से। और ये जो एयर है ना, एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ मास, मतलब अर्थ का जो मास की बात करोगे उसका ये जो एयर है बहुत इंटीग्रल पार्ट है, एटमॉस्फेयर का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। क्योंकि यदि आप देखोगे 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इसका मतलब क्या है, जैसे कि अर्थ ये है, अर्थ ये है, अर्थ का सरफेस ये है, यहां से यहां तक आप देखोगे 32 किलोमीटर है। तो अर्थ का जो 99% टोटल मतलब एयर, जितनी 99% एयर है ना, वो इस 32 किलोमीटर तक प्रेजेंट है, 32 किलोमीटर तक। उसके बाद फिर बहुत ही कम जो बची हुई 1% है वो है ये जो एयर है। एयर क्या होती है, मैं एयर भी बता दे रहा हूं क्या होती है, ओडरलेस, कलरलेस, जिसका कोई कलर नहीं होता, जिसकी कोई स्मेल नहीं होती। और जब ये एयर ब्लो करती है, बहती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट एटमॉस्फेयर। अब यहां पर कुछ पॉइंट बता रहा हूं आपको। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, ये ऑक्सीजन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर। मतलब जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना,
वो 120 किलोमीटर तक प्रेजेंट है। उसके बाद देखोगे बहुत ही कम, एक ही कम, एकदम माइन्यूट में आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मोस्टली 120 तक प्रेजेंट है। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ये कहां तक प्रेजेंट है, 90 किलोमीटर तक। भैया क्या क्या बता दिया देखो, पहले अपन ने देखा एयर कहां तक प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है 32 किलोमीटर तक, 99% एयर आपकी प्रेजेंट है, 99%। इसके बाद हमने देखा ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ना ये कहां तक प्रेजेंट है, ये 120 किलोमीटर तक प्रेजेंट है। और इसके बाद यदि अपन CO2 एंड वाटर वेपर की बात करें, ये वेपर है, ये 90 किलोमीटर तक प्रेजेंट है। बस ये तीन चीजें मैंने बताई, और एटमॉस्फेयर क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। बेसिक आपका क्लियर है क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, एटमॉस्फेयर क्या होता है। अब ये एटमॉस्फेयर के कुछ क्वेश्चंस देखो, यहां पर क्या पूछा है, व्हाट इज द थिन लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड, मतलब अर्थ के अराउंड जो थिन लेयर है पतली, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, इसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। देखो लैंड वाले पार्ट को लिथोस्फीयर, एयर वाले पार्ट को एटमॉस्फेयर, और उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। जब ये तीनों मिलते हैं ना ये बनाते हैं बायोस्फीयर, तीनों मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। तो अब जो हमारा पास था वो क्या बोलता है कि इन पास्ट हमारे पास सिर्फ कुछ ही गैसेस प्रेजेंट थी, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, ये कुछ ही गैसेस हमारे पूरे के पूरे अर्थ सरफेस के ऊपर प्रेजेंट थी। अब जब ये गैसेस प्रेजेंट थी ना, इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारा मतलब एक्सटेंसिव वॉल्केनिज्म हुआ, मतलब बहुत वॉल्केनिज्म हुआ। ये कहानी मैंने आपको वॉल्केनो में भी बताई है। अब जब ये वॉल्केनिज्म हुआ ना, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वेपर, इस तरीके की चीज हमारे एटमॉस्फेयर में आई। जब ये गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में आई तो ये क्या हुई, कंडेंस हुई, और इन्होंने मिलकर क्लाउड बनाए। अब पता है आपको, क्लाउड बनेंगे तो क्लाउड के बाद प्रेसिपिटेशन होगा, रेन होगा। तो जितनी भी ये डिप्रेशन वाली जगह थी ना, यहां पर भरा गया पानी, तो यहां पर ओशन ऐसे ही बने, आपके ओशन ऐसे ही बन गए। और यहां पर क्या हुआ, जब ये पानी था ना, तो यहां पर एक एनारोबिक रिएक्शन हुई। एनारोबिक मतलब कि जो कि ऑक्सीजन की, बिना ऑक्सीजन की जो रिएक्शन होती है, इन द एब्सेंस ऑफ द रेस्पिरेशन विच इज बीइंग कैरिड आउट विदाउट द ऑक्सीजन प्रेजेंस, उसको हम लोग बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहां पर जो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में उस समय पर नहीं था, उसके ना होने की वजह से एनारोबिक रिएक्शन हुई। यहां पर साइनोबैक्टीरिया ने मेन पार्ट यहां पर लिया था, और यहां पर उसकी वजह से क्या बन गया, ऑक्सीजन। यहां पर ऑक्सीजन आ गई, इसी तरीके से ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में आई है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे और स्टडी करते हैं कैसा क्या है। तो अब अपन बात करने वाला एटमॉस्फेयर कैसे मिलकर बनता है। तो तीन चीजों से मिलकर, मतलब ओवरऑल जब अपन एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन की बात करेंगे तो तीन चीजें जो कि इसमें आती हैं, एक है गैसेस, एक है वाटर वेपर, एक है डस्ट पार्टिकल। आप खुद सोचो, इतनी सारी गैसेस प्रेजेंट है, इतने सारा वाटर वेपर प्रेजेंट है और डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है। यदि आपको ये बेसिकली इट इज द बेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये बेस है पूरी की पूरी क्लाइमेटोलॉजी का। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, आपने एटमॉस्फेयर के बारे में जाना क्या होता है, ठीक है, कौन कौन सी थोड़ी गैसेस के बारे में जाना। अब अपन देखेंगे गैसेस, फिर देखेंगे वाटर वेपर, फिर देखेंगे डस्ट पार्टिकल। इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट विद गैसेस, ठीक है। गैसेस क्या होती है एटमॉस्फेयर की, तो पहले स्टार्ट करते हैं। दो प्रकार की गैस होती है, एक होती है भैया कांस्टेंट, एक होती है वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, देखो कांस्टेंट गैसेस ऐसी होती हैं कि इनका जो अमाउंट है, इनका जो प्रोपोर्शन है, जो इनका रेशियो है वो फिक्स है। जैसे कि आप लोग बोलते हो नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट है, इसी तरीके से ये कांस्टेंट है। अब नाइट्रोजन काय के लिए यूज होती है अमोनिया, मतलब प्लांट इसको अमोनिया के फॉर्म में यूज करते हैं। ऑक्सीजन काय के लिए यूज होती है कंबशन में, मतलब आग वगैरह जलाने के लिए ऑक्सीजन यूज होती है। यदि आप वेरिएबल गैस की बात करोगे ना, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड आती है, दैट इज CO2, ठीक है, ये वेरिएबल गैस है। थर्ड आती है यहां पर ओजोन। ओजोन जो लेयर बात कर रहे हो, आपने पढ़ा होगा ओजोन डिप्लेशन, मतलब ओजोन कम हो रही है। अब कम हो रही है मतलब वेरिएबल है तभी कम हो रही है। मीथेन, तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो आपकी ओजोन है, ये तीनों की तीनों वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, CO2 इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। देखो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मतलब बेसिकली मैं जनरली जब पेड बैच में ना ये लाइन में बोल दिया था कि जब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा इंसुलेशन, तभी और अच्छे से क्लियर होगी। मैं आपको अभी बता रहा हूं, देखो ये जैसे कि अर्थ सरफेस है, ठीक है, दिस इज द अर्थ सरफेस, और ये क्या है, यहां से ये है सन, ठीक है, ये सन है। अब सन की रेज यहां पर पड़ रही है, सन की रेज पड़ रही है, तो यहां पर एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, यहां पर CO2 प्रेजेंट है। अब यहां पर जब ये सन की रेज आ रही है ना, सन की जब रेज आ रही है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, मतलब सोलर रेडिएशन जो कि अंदर आ रही है, तो यहां पर जो CO2 है ये उनको आने देगा। मतलब ये आने के टाइम पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई ट्रांसपेरेंट। मैं तो ट्रांसपेरेंट हूं, यहां से एकदम पास कर जाओ और अर्थ के अंदर आ जाओ, अर्थ के अंदर आ गए। अब अर्थ का कहानी ऐसी भाई कि जितनी भी इसने एक्सेप्ट करी है, ये जो रेज है, ये जो हीट है, रेडिएशन एक्सेप्ट करी है, अर्थ का ऐसा है कि जितनी अंदर गई है उतनी बाहर भी निकलेगी, तो उतनी बाहर निकली। मगर जो रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं, जिनको बोल रहे हैं आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उनको अब ये पता क्या करेगा, ये CO2 क्या करेगा, ये CO2 उन रेज को भी वापस अर्थ के अंदर डाल देगा। तो इससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, इसी से ग्लोबल वार्मिंग होती है। दिस इज द एक्चुअल कंडीशन व्हाई ग्लोबल वार्मिंग टेक्स प्लेस। ये रीजन आपको आज पता चल गया। इनको पता, अब जब बाहर वाली ये जो निकल रही थी ना, इनको इसने वापस अंदर डाल दिया। मतलब इनके लिए ट्रांसपेरेंट नहीं थी CO2, इनके लिए क्या थी, ओपेक थी। सो CO2 इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट इट इज ओपेक टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसकी वजह से CO2 पजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर है सभी को, बिल्कुल क्लियर है भैया। ओजोन यहां पर प्रेजेंट होती है 10 से 50 किलोमीटर के बीच में,
और ये इट एक्ट एज अ फिल्टर एंड एब्जॉर्ब्स यूवी रेडिएशन फ्रॉम दी सन। सन से यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और ओजोन की जो थिकनेस है इसको डॉप्सन में हम लोग मेजर करता है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको क्लियर होगी गैसेस के बारे में। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस मतलब इस बार तो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन रखे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन ग्रीन हाउस गैस? ये या तो 2023 के पहले वाले में या तो 2022 के दूसरे वाले में, किसी ना किसी में पूछा हुआ है। इसमें से कौन सा मेन कंपोनेंट नहीं है, मतलब ग्रीन हाउस गैस इसमें कौन सी नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस इसमें से वाटर वेपर तो है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, तो ऑक्सीजन यहां पर ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या पूछ रहा है? विच वन अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैस फिल्टर आउट मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन? तो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फिल्टर करने का काम किसका होता है? ओजोन का होता है। ठीक है, अब आगे बढ़े। यहां पर और भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आरएएस आरटीएस में पूछा हुआ है। द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस नियर द अर्थ सरफेस, इट कंटेन्स मेनली, मतलब अर्थ सरफेस के पास ये ज्यादा क्या रखता है? तो आपको पता है भाई नाइट्रोजन कितना प्रेजेंस है, सभी को पता है, और ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है? 2178। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। सेकंड क्वेश्चन क्या हो रहा है? यूपीपीएससी के प्रीलिम्स 1993 में पूछा हुआ है, द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, सबसे ज्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन। ठीक है, अब ये बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब ज्यादा से कम। तो मैं आपको बताना चाहूंगा नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है? नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट है, पूरी दुनिया जानती है। ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है? ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट है, पूरी दुनिया जानती है। आर्गन कितना प्रेजेंट है? आर्गन नियरली 1% है, नियरली, आप नियरली बोल सकते हो, अप्रॉक्स 1%। और CO2 की यदि आप बात करोगे ना तो CO2 को 0.004% प्रेजेंट है भाई, ये इतनी प्रेजेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन और सबसे कम CO2। आई होप यहां से आपको एक नया कंसेप्ट जानने को मिला है। सिर्फ इतने क्वेश्चन नहीं भाई, ये जो सेशन है ना इसमें भर भर के आपको सवाल मिलेंगे। यहां क्या बोल रहा है? अर्थ टेम्परेचर इज क्वाइट स्टेबल बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय व्हाट? We are surrounded by an atmosphere which allows the right amount of sunlight in to warm the air। मतलब कि जो हमारी अर्थ है उसको गर्म करने के लिए यदि एटमॉस्फेयर नहीं होता ना, तो एटमॉस्फेयर बहुत सारी जो हार्मफुल रेडिएशन है ना इनको रोकता है। यदि एटमॉस्फेयर यदि नहीं होता तो पूरी की पूरी रेस अंदर आ जाती और अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। यहां पर बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट प्रेजेंट इन एयर, मतलब एयर में कौन सी नोबल गैस प्रेजेंट नहीं है? तो इसका आंसर है रेडॉन। ठीक है, रेडॉन प्रेजेंट नहीं है। ये जो हीलियम है ना, हीलियम मतलब सबसे ज्यादा लाइटेस्ट नोबल गैस है, सबसे ज्यादा लाइटेस्ट नोबल गैस। और सेकंड लाइटेस्ट की बात करोगे नियॉन, सेकंड लाइटेस्ट की बात करोगे तो यहां पर कौन सी है? नियॉन है नोबल गैस, सेकंड लाइटेस्ट नोबल। और नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 10 है। आई होप आपको, और आर्गन का मैंने कितना बताया था? नियरली 1% ये प्रेजेंट है। तो इतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द परमानेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में परमानेंट गैस मतलब कि कांस्टेंट, परमानेंट का मतलब कांस्टेंट होता है ना। यूपीएससी मेंस 2017 आप इसका आंसर दोगे। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ओजोन नहीं, नियॉन नहीं, नाइट्रोजन पढ़ा था कि नहीं? हमने दो गैसेस पढ़ी थी, एक ऑक्सीजन पढ़ी थी दैट वाज 21%, एक हमने नाइट्रोजन पढ़ी थी दैट वाज 78%। ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है। आई होप इतने सवाल करने के बाद ये जो ऊपर वाला टॉपिक है ना, कौन सा गैसेस वाला, आपका एकदम जहन में घुस गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन करते हैं। ठीक है, वाइल अटेंडिंग सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ दिस स्लाइड, मजा आ रहा है, चूज कहां है मेरा? ठीक है भाई, रीड कर लेना इसको, एकदम मजा आ रहा होगा तुम लोगों को। क्योंकि देखो यार, कभी भी क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करते हैं ना तो ऊपर वाला टॉपिक एकदम साइमल्टेनियसली आपका क्लियर हो जाता है, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। यहां पर नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाटर वेपर। ठीक है, तो वाटर वेपर बेसिकली क्या होता है? एक वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर जो कि डिक्रीज होती है एल्टीट्यूड। मतलब देखो, वाटर वेपर जितना भी प्रेजेंट है ना, ये अर्थ के एकदम पास में प्रेजेंट है। जितना भी वाटर वेपर प्रेजेंट होगा ये अर्थ के पास में प्रेजेंट होगा। मतलब पता है आपको, मतलब इसका ऐसा है कि 5 किलोमीटर के अंदर 90% ऑफ द आपका वाटर वेपर प्रेजेंट है, ये लिखा भी है यहां पर। और पूरे एटमॉस्फेयर में ये 0 से 5% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वाटर वेपर। तो हाइट पर जाएंगे तो ये क्या होगा, जितना ज्यादा हाइट बढ़ाओगे आप अर्थ के सरफेस के ऊपर, वाटर वेपर उतनी ही कम होगी। वाटर वेपर मोस्टली रिसीव्ड बाय द इवेपोरेशन प्रोसेस। वाटर वेपर इवेपोरेशन प्रोसेस की वजह से आती है। इवेपोरेशन क्या करता है? इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस स्टेट विदाउट रीचिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर लिक्विड गैसेस में चेंज हो रहा है। अब गैसेस क्या बना रही है? यहां पर वेपर्स बना रही है, इसकी वजह से वाटर वेपर का यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पर देखना, ये जो वाटर वेपर है ना, इट डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब इक्वेटर के पास यदि आप देखोगे ना, इक्वेटर के पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। अब टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन होगा। अब जब यहां पर इवेपोरेशन होगा तो यहां पर वाटर वेपर ज्यादा बनेगी, तो यहां पर पोल पर कम होता है और इक्वेटर पर ज्यादा होता है।
अब ये वाटर वेपर पता, जब अपन बात कर रहे थे इनकमिंग सोलर रेडिएशन, एक सेपरेट टॉपिक इंसोलेशन में आपको पढ़ाऊंगा, बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा। बस ये याद रखो, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही थी ना, उन्हीं को हम लोग इंसोलेशन बोलते हैं। सन से जो रेज आती है उनको इंसोलेशन बोलते हैं। तो ये क्या करता है, वाटर वेपर जो इंसोलेशन आ रही है ना, इनके कुछ पार्ट्स को एब्जॉर्व कर लेता है। अब जब ये एब्जॉर्व करेगा ना, तो इससे क्या होता है, अर्थ ज्यादा गर्म नहीं होती। इट एक्ट्स लाइक ग्रीन हाउस गैस एंड अलाउ दी अर्थ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ना ही अर्थ को ज्यादा गर्म होने देता है और ना ही ज्यादा ठंडा। वाटर वेपर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब डस्ट पार्टिकल देखो, देखो डस्ट पार्टिकल आप कभी बाहर गए होगे तो नॉर्मली आपके चेहरे पर भी कुछ कुछ लग जाते हैं, इनको डस्ट पार्टिकल कहा जाता है। ये कहां से ओरिजिनेट होते हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम सी सॉल्ट्स, फाइन सॉइल, स्मोक सूट, एश, पोलन, डस्ट, ये सारा इनका जो डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल है इसको डस्ट पार्टिकल बोलते हैं। और ये कहां पर, ये भी एटमॉस्फेयर की जितनी भी लोअर लेयर्स है ना वहां पर कंसंट्रेटेड है। दे आर हाईली कंसंट्रेटेड एट द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब ये डस्ट पार्टिकल बने, देखो डस्ट पार्टिकल पता, ये जो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे, देखो एक डस्ट पार्टिकल है, ये डस्ट पार्टिकल है, ठीक है भैया, डस्ट पार्टिकल है। अब जब इसका अराउंड ह्यूमिडिटी और कंडेंसेशन हुआ, इसकी वजह से यहां पर क्या हुआ, मॉइस्चर इकट्ठा हुआ। ये मॉइस्चर इकट्ठा हुआ, जब ये मॉइस्चर खूब सारा हुआ ना, ये क्या बना लेगा, क्लाउड बना लेगा। जब ये डस्ट पार्टिकल क्लाउड बना लेता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। क्लियर है भाई, इसको हाइग्रोस्कोपिक तो इट एक्ट्स एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई अराउंड विच वाटर वेपर कंडेंस होकर क्लाउड बनाती है। तो क्लाउड का फॉर्मेशन डस्ट पार्टिकल करता है, याद रखना, ठीक है, डस्ट पार्टिकल करता है। यहां पर क्या बोल रहा था, रीजन फॉर द डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर, मतलब लाइट का जो डिफ्यूजन होता है एटमॉस्फेयर में, डिफ्यूजन काई की वजह से होगा, जितने ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो डस्ट पार्टिकल, यूपीएससी प्रीलिम्स। क्लियर है सभी को, बिल्कुल क्लियर है सर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर एंड दी गैसेस। उम्मीद कर रहा हूं बढ़िया तरीके से आपको सेशन क्लियर हो गया होगा, मतलब सेशन इन द सेंस की ऊपर वाली चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब अपन बात करने वाले एटमॉस्फेयर की लेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर पढ़ा, एटमॉस्फेयर काय से मिलकर बनता है आपने वो देखा, आपने गैसेस देखे, आपने वाटर वेपर देखी, आपने डस्ट पार्टिकल देखी। अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेयर्स ऑफ द अर्थ। अब इतनी बढ़िया चीजें मैं आपको बताऊंगा ना भाई, यहां पर आप भी बोलोगे कि कपिल भैया दिस इंफॉर्मेशन इज मोर देन इनफ। सही में भाई, ये जो इंफॉर्मेशन है ना आपको मोर देन इनफ लगी, इतनी बढ़िया चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। यहां पर बाकी के लोग इसको रट रहे होंगे, लिटरली गाइस दे वर मगिंग अप, मगर तुम लोगों को एक बार जब मैं तरीका बता दूंगा ना, तुम लोग बोलोगे भैया क्या बढ़िया तरीका बताया। तो यहां पर आपको अर्थ की जो एटमॉस्फेयर की लेयर है अलग अलग दिख रही है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, फिर इतने पॉज हैं, कैसे याद करें समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ठीक है। क्या बात बता रहा हूं कि पहली चीज, ठीक है, यहां पर क्या होता है कि अर्थ में उल्टा होता है। जैसे कि यदि मैंने पूछा अर्थ का टॉप कौन सा है, मैंने ऐसा ऐसा करके बनाया, मैंने पूछा टॉप कौन सा है, तो तुम लोग बोलोगे ये वाला, नहीं मैं बोलूंगा ये वाला, ठीक है। टॉप मैं मान रहा हूं वो वाला, सिर्फ तुमको समझाने के लिए क्या बोल रहा हूं, नीचे वाला समझाने के लिए टॉप। तो टॉप से क्या याद रखना, टॉप से याद रखना ट्रोपोस्फियर। टॉप से क्या याद रखोगे, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर याद हो गया, तो टॉप नीचे ही टी से शुरू कर देना, ट्रोपोस्फियर। अब मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक दे रहा हूं स्ट्रेटोस्फियर, एक दे रहा हूं स्ट्रेटोस्फियर, एक दे रहा हूं मीजोस्फियर, मीजोस्फियर, एक दे रहा हूं थर्मोस्फियर, ठीक है, एक दे रहा हूं थर्मोस्फियर। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ट्रोपोस्फियर से रिलेट कौन कर रहा है, मतलब किसका प्रोनाउंसिएशन ट्रोपोस्फियर जैसा है। तो स्ट्रेटोस्फियर जब आप रीड करोगे ना, तो बस इसमें टी एस लगाना है, तो वो स्ट्रेटोस्फियर बन जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर। इसके बाद क्या आता है, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर आ गया, ट्रोपोस्फियर आ गया, स्ट्रेटोस्फियर आ गया। अब इसके बाद पता क्या आएगा, इसके बाद ठंडा वाला आएगा मीजोस्फियर। यहां पर आएगा मीजोस्फियर, है ना, मीजोस्फियर आया। अब आएगा गर्म वाला, इसको बोलेंगे थर्मोस्फियर, इसको आप लोग क्या बोलोगे, थर्मोस्फियर। और सबसे बाहर वाला क्या जाएगा, एक्सोस्फियर। इसको याद कैसे करना है, देखो सबसे बाहर वाला तो एक्सोस्फियर याद है आपको। अब हीट, अब मैंने आपसे बोला सबसे गर्म लेयर सबसे बाहर वाली नहीं है, उसके बाद वाली है। तो गर्म मतलब हीट से रिलेट करना, तो थर्मा मतलब हीट, तो एक्सोस्फियर के नीचे वाली थर्मोस्फियर होगी। तो पक्की बात है ये मीजोस्फियर होगी, याद हो गया ना, बिल्कुल। दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच आप सारी चीजें यहां अपने जहन में बिठा सकते हो, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं ये एकदम क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर ये एक एक लाइन से रीड करो, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। मैं चार्जर लगा लेता हूं, एक मिनट, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर देखो ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं पॉज क्या होता है, ठीक है। पॉज अपन बोलते हैं ना, ये थर्मोपॉज, स्टेटोपॉज, ट्रोपोपॉज। देखो कभी भी तुमसे कोई बोले ना, जैसे तुमसे बोल दिया ट्रोपोपॉज, ठीक है, जैसे तुमको बोल दिया ट्रोपोपॉज, अरे ट्रोपोपॉज तो पक्का ट्रांजिशनल लेयर है। मतलब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे कि एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, इन दोनों को जो ट्रांजिट करेगा ना, इन दोनों को अलग करेगा, इनको हम डिनोट करते हैं पॉज से। कैसे, यदि मैं तुमको बोल रहा हूं ट्रोपोपॉज, यदि मैं क्या बोल रहा हूं ट्रोपोपॉज, इफ आई एम टेलिंग यू ट्रोपोपॉज, तो पॉज के पहले क्या लिखा हुआ है, ट्रोपो। तो कौन सी लेयर को अलग करेगा, जिस पॉज के पहले जो लिखा रहता है ना उस लेयर को अलग करता है, मतलब ट्रोपोस्फियर को अलग करेगा। किससे अलग करेगा, ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाली, ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाली स्ट्रेटोस्फियर।
ठीक है, ट्रोपोस्फियर को अलग करता है फ्रॉम स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर ट्रिक है भाई, ठीक है, ट्रिक याद कर लेना। ये क्या है, कुछ भी तुमको दिया है, जैसे थर्मोस्फियर दिया है, मैंने बोल दिया थर्मोपॉज, मैंने बोल दिया थर्मोपॉज, तो किसको अलग करेगा, तुम बोलोगे थर्मोस्फियर को करेगा। थर्मोस्फियर को किससे करेगा, थर्मोस्फियर को इससे ऊपर वाले से। इसके ऊपर वाला क्या है, इसके ऊपर वाला एक्सोस्फियर है। और कौन किसके ऊपर वाला है, इसके पहले मैंने याद करवा दिया था, वापस बैक करके याद कर लो। क्लियर है सभी को, बिल्कुल क्लियर है। तो द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। अब ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए ये छोटी सी लेयर मैं आपको बता नहीं रहा था। एक सबसे जो ठंडी लेयर और सबसे गर्म लेयर है, इन दोनों के बीच में एक लेयर है जिसको आइनोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, इन दोनों के बीच में आइनोस्फियर। क्लियर है सभी को, बिल्कुल क्लियर है सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, यहां पर देखो, अदर स्टूडेंट्स कीप ऑन मगिंग, बाकी के स्टूडेंट रट रहे हैं, मार्शल्स भी लाइक, अब भी ठीक करके, ठीक है। अब आगे देखो, ट्रोपोस्फियर, पानी पी लूं भाई। हम मेरी बात सुनो, कई लोग बोल रहे होंगे भैया आपने तो कहा ये तो टॉप मोस्ट लेयर है। अरे तुमको याद करवाने के लिए बोला था, टॉप मतलब कि वो टॉप मतलब कि अर्थ में उल्टा चलता है, मैंने क्या बोला, नीचे वाली। तो ट्रोपोस्फियर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है इसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। मगर पता है इसका कंडीशन कैसी है, ये आई की तरह है। आई ऐसे होती है ना, आई ये मतलब यहां पर कितनी है, यहां पर आपको 8 किलोमीटर मिलेगी, मगर यहां पर जब आप देखोगे ना, यहां पर आपको 18 किलोमीटर देखेगी, 18 किलोमीटर। ऐसा है, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। यहां पर वाटर वेपर, अब ट्रोपोस्फियर में जितनी भी वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, CO2, ये जितने भी थे, अपन क्या बोल रहे थे, ये लोअर लेयर में प्रेजेंट है। तो ट्रोपोस्फियर में ये सारी चीजें प्रेजेंट है जेंटलमैन। और जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं, जितने भी कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, स्टॉर्म, फॉग, ये सारी चीजें यहीं पर होती हैं, इसलिए इसको जोन ऑफ मिक्सिंग कहा जाता है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन भी, यहां पर भाप आई, ऊपर सब मिले, क्लाउड बना, क्लाउड के बाद प्रेसिपिटेशन हुआ, जोन ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, और यहां पर ऐसा होता है कि 165 मीटर की हाइट ऊपर जाओगे ना तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा, मतलब हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर कम होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो जोन है ना, दैट सेपरेट्स द ट्रोपोस्फियर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फियर, मतलब ट्रोपोस्फियर को स्ट्रेटोस्फियर से अलग करता है, इसको ट्रोपोपॉज। भाई इनकी कंडीशन तो याद करवा दी, इसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ठीक है, यहां पर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन है ये, सारे प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये वाले सेशन में, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूं, ऊपर से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको करा रहा हूं। तो आपका कंप्लीट जो बोलते हैं ना, जिसको वेल डिफाइंड सेशन, वो यही है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज हैवियर, जो अर्थ के, जैसे ये अर्थ है, इसके पास में जो एयर है, एक यहां है और एक यहां, ये वाली जो एयर है ना, ये हैवियर है। अब ये हैवियर क्यों है पता, ये नीचे लिखा हुआ है, एयर क्लोज टू अर्थ सरफेस कंटेन लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। बिल्कुल सही है भाई, बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट। मतलब जो अर्थ सरफेस के पास में जो एयर है, इसमें ज्यादा क्या होगा, ज्यादा यहां पर वाटर वेपर होंगे और डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 121 NDA 2 2023, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑल वेदर फिनोमेना आकर, सारे के सारे वेदर फिनोमेना कहां पर होते हैं भाई, ये जिसका भी मैंने पेपर लिया है ना, उसने ये गलत करा है, सारे वेदर फिनोमेना होते हैं ट्रोपोस्फियर में। क्लियर है सभी को, बिल्कुल। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है, आपने बोला था और क्वेश्चन, अरे भाई चिंता मत करो। देखो, मोस्ट वेदर एक्टिविटी अकर्स इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर, भाई ट्रोपोस्फियर में ज्यादा वेदर एक्टिविटी होती है। इन द वर्टिकल स्ट्रक्चर की यदि आप बात करोगे एटमॉस्फेयर में, सबसे लोएस्ट लेयर वाली कौन सी है, सबसे लोएस्ट वाली कौन सी, आपकी ट्रोपोस्फियर, जो कि ऊपर पड़ी है। ट्रोपोस्फियर इज द हॉटेस्ट पार्ट, भाई हॉटेस्ट पार्ट। देखो पहली बात तो ये क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, अब नहीं तो तुम लोग कमेंट करना शुरू हो जाओ, सर सबसे हॉटेस्ट तो थर्मोस्फियर होता है। ठीक है, मान रहा हूं, मगर ये जब क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा है ना, बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर का हॉटेस्ट पार्ट ट्रोपोस्फियर है, तो वो क्यों है, वो इसलिए पूछ रहा है क्यों है, जितना भी है क्यों है। तो देयर आर चार्ज आर्टिकल्स इन इट, इट इज हीटेड, पहली बात बी ऑप्शन सही है। देखो मैं तुमको बता रहा हूं, ये जो ट्रोपोस्फियर है ना, इसको कौन हीट करता है, इसको हीट करता है कौन, अर्थ का सरफेस। और ये हीट होता है कैसे, कन्वेक्शन से, ये कन्वेक्शन प्रोसेस से हीट होता है। कन्वेक्शन प्रोसेस अर्थ की जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उसको हीट करती है, याद रखना ये पॉइंट को। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि ये हॉटेस्ट पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन में भी एरर है, मगर क्यों हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उम्मीद, ताकि भाई वो हो जाता भाई, नहीं तो कमेंट सेक्शन पर बंदे मैसेज करना शुरू कर दें, भैया ये क्या बता दिया, ये कहां से भाई, और ये प्रीलिम्स का पेपर है, आसम पब्लिक सर्विस कमीशन। अब आगे बढ़ते हैं, देखो, अमंग द एटमॉस्फेरिक लेयर विच इज द among the atmospheric layers which is the most dense that occupies 85% of the atmosphere, MPPSC prelims 2012, सबसे ज्यादा डेंस कौन सी है भाई, सबसे ज्यादा डेंस कौन सी है जिसमें 85% चीजें प्रेजेंट है, ये कौन सी, आपकी ट्रोपोस्फियर टॉप वाली है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल यहां है, वाटर वेपर यहां है, गैस यहां है, सारी चीजें तो यहां है भाई। लाइटनिंग एंड थंडरिंग आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, लाइटनिंग और थंडरिंग कहां पर होती है, ट्रोपोस्फियर में ही। लाइटनिंग एंड थंडर, सारी चीजें तो यहीं पर हो रही है, सारे वेदर फिनोमेना यहीं पर हो रहे हैं।
अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये देखो स्टेटमेंट वाला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ट्रोपोस्फियर, कौन सी स्टेटमेंट सही है? सो इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, नहीं, टॉप तुमको याद करवाया है मगर ये है नहीं, इट इज द लोअर मोस्ट लेयर। द टेम्परेचर एट दिस लेयर इंक्रीजेस विद हाइट, नहीं भाई, हाइट के बढ़ने से यहां पर टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। अब एक बात मैं तुमको बताऊं, पहले आपने ट्रोपोस्फियर पढ़ा, फिर स्ट्रेटोस्फियर पढ़ा, फिर मीजोस्फियर पढ़ा, फिर थर्मोस्फियर पढ़ा, फिर एक्सोस्फियर। हाइट बढ़ी टेम्परेचर कम, हाइट बढ़ी टेम्परेचर ज्यादा, हाइट बढ़ी टेम्परेचर कम, हाइट बढ़ी टेम्परेचर ज्यादा, और हाइट बढ़ी टेम्परेचर कम। देख रहे हो, मतलब एक याद कर लो फिर ऊपर के ऑटोमेटिक। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। अरे भाई देखो, मैंने तुमको क्या बताया था, उसके पोल के पास हाइट कितनी है, पोल के पास हाइट कितनी है, पोल के पास है 8 किलोमीटर, ठीक है, पोल के पास 8 किलोमीटर है। इक्वेटर के पास कितनी है, इक्वेटर के पास 18 किलोमीटर है। 8 + 18 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, ये होगा 36/2, मतलब कि 13 किलोमीटर आंसर आया। क्या बढ़िया सवाल है भाई, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़िया सवाल है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर का सवाल है 2023 का, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल आप देख लो। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। भाई लेवल हर टॉपिक के निकलेंगे, मगर निकलेंगे उसके जो यहां सेशन देखेगा, ठीक है। पूरा सेशन जो कंप्लीट करके जाएगा ना, वापस से बोलता हूं, लेवल यहां पर ना हर टॉपिक के निकलेंगे, मगर निकलेंगे उसके जो यहां पर सेशन देखकर जाएगा। क्योंकि तुम खुद ही देख लो यहां पर कितने सवाल मैं करवा रखा हूं, ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का सवाल, ये असम पब्लिक सर्विस कमीशन का सवाल, ये मतलब एमपी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का सवाल, ये सारे मतलब अच्छे लेवल के सवाल हैं। ये यहां पर कितने सारे सवाल करवाएं, ताकि इससे जो, और ये एनडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएं, इससे जो ऊपर का जो मैंने टॉपिक आपको सिर्फ ट्रोपोस्फियर कराया है, ये सारे के सारे सिर्फ ट्रोपोस्फियर से रिलेटेड सवाल है, ताकि सारी चीजें आपको एकदम क्लियर कंसेप्ट एकदम दिमाग में बैठ जाए। तो ये सेशन को ना पूरा कंप्लीट करना भाई, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी ब्रेड एंड बटर फॉर यू, डेफिनेटली यू विल सी अ वेरी गुड रिजल्ट ऑन 1 सितंबर। तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। यहां पर स्ट्रेटोस्फियर क्या है, अब स्ट्रेटोस्फियर का मतलब पता, यहां पर हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा। और देखो एक बात बता रहा हूं तुमको, दो चीजें होती हैं, एक होता है देखो, एक होता है नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है भैया, हाइट पर बढ़ने से टेम्परेचर कम होता है ना। नॉर्मली तुमने ऐसा भी देखा होगा, इक्वेटर से तुम पोल पर जाओगे ऊपर तो टेम्परेचर कम, मगर वो अलग है, मतलब हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर कम होगा तो उसको बोलेंगे नॉर्मल लैप्स रेट। दूसरा क्या होता है जेंटलमैन, सेकंड वन इज टेम्परेचर इन्वर्जन। मेरी बात सुनना, टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन। अब टेम्परेचर इन्वर्जन इनका मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना। तो हाइट के बढ़ने से यदि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब टेम्परेचर इन्वर्जन। क्लियर है सभी को, बिल्कुल क्लियर है सर। अब यहां पर देखो इसको टेम्परेचर, अब टेम्परेचर इन्वर्जन कहां पर हुआ, स्ट्रेटोस्फियर में। यहां पर जो ओजोन, इट इज प्रोमिनेंट फॉर दी ओजोन लेयर भाई। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, और स्ट्रेटोस्फियर में कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं है, इसलिए जो लोग यहां पर क्या बनेंगे, फ्लाइंग ऑफिसर बनेंगे ना, वो यहां पर क्या चलाएंगे, जेट एयरक्राफ्ट चलाएंगे। दे विल फ्लाई जेट एयरक्राफ्ट हियर ओनली। जितने भी फाइटर जेट्स आप लोग चलाओगे ना, स्ट्रेटोस्फियर में चलाओगे। यहां पर कोई भी वेदर फिनोमेना नहीं होता है, सिर्फ यहां पर क्या सिरस क्लाउड प्रेजेंट होते हैं। देखो ऐसे क्लाउड जो कि ट्रोपोस्फियर को पास करके स्ट्रेटोस्फियर में पहुंच जाते हैं ना, इनको सिरस क्लाउड बोलते हैं, और इनको यहां पर क्या बोलते हैं, दे आर दी मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, ठीक है, पर्ल क्लाउड के मदर है। यहां पर फिर आती है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर मैंने क्या बताया था, सबसे ठंडी लेयर, और ये क्या करता है, सेपरेट फ्रॉम आइनोस्फियर। मैंने बताया था बीच में यहां पर मीजोस है ना, मीजोस्फियर है, फिर आता है आइनोस्फियर, फिर आता है थर्मोस्फियर। तो ये क्या करता है, आइनोस्फियर से अलग हुआ है ना, क्या यहां पर ये मीजोस्फियर आपका, तो मीजोपॉस पर अलग हुआ है। और ये जो मीजोपॉस है ऊपर वाला पॉइंट, इट इज द कोल्डेस्ट पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर। पक्की बात है, कोल्डेस्ट लेयर है तो इसका सबसे ऊपर वाला पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो कि इस लेयर को उसकी ऊपर वाली से अलग कर रहा होगा, वो सबसे कैसा ठंडा पॉइंट होगा। तो ये क्या करता है, बहुत ज्यादा रेडियो वेव्स जो अर्थ में है ना, उनको रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। फिर क्या बोल रहा है, मीटियोरॉइड्स आर बर्न्ड इन मीजोस्फीयर। यहां पर जो मीटियोरॉइड्स हैं ये कहां पर जलाए जाते हैं, जितने भी मीटियोरॉइड्स हैं ये मीजोस्फीयर में जलते हैं। हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर कम होता है। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टेम्परेचर इज करेक्ट। ठीक है, एनडीए 2018, टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट इन द स्ट्रेटोस्फीयर। टेम्परेचर यहां पर कम होता है, हाइट गलत, ये तो ट्रोपोस्फीयर में होता है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट डिफरेंट हाइट इन, भाई टेम्परेचर कांस्टेंट कब होगा, टेम्परेचर तो चेंज होगा। टेम्परेचर इंक्रीजेस विद हाइट इन द ट्रोपोस्फीयर एट एन एवरेज रेट। ट्रोपोस्फीयर में तो कभी टेम्परेचर इंक्रीज होगा ही नहीं, कम होगा। टेम्परेचर डिक्रीजेस कहां पर, ट्रोपोस्फीयर में 6.4 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 किलोमीटर आप ऊपर गए तो 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ये वाला डी इज करेक्ट। ठीक है, डी करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और सवाल देख लो। एयर का टेम्परेचर, भाई इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा ना, इतनी प्रैक्टिस कि तुम लोग बोलोगे कि भैया प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज द कंप्लीट सेशन, दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट सेशन। द एयर टेम्परेचर राइजेस विद हाइट। ठीक है, जो एयर टेम्परेचर है वो बढ़ता है हाइट के साथ साथ, तो इसको क्या बोलते हैं। ये कहां पर हो रहा है, एयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, एयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ना हाइट की वजह से स्ट्रेटोस्फीयर में हो रहा है।
द स्ट्रेटोस्फीयर इज सेड टू बी आइडियल फॉर फ्लाइंग जेट एयरक्राफ्ट, ठीक है, एयरक्राफ्ट के लिए, मतलब जो जेट एयरक्राफ्ट है उनके लिए आइडियल कौन सा होता है, स्ट्रेटोस्फीयर। तो ऐसा क्यों है? दिस लेयर इज रिच इन ओजोन विच रिड्यूसेस फ्यूल कंजम्पशन। अब आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे बिल्कुल सही है सर, ओजोन, मैं मान रहा हूं कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन प्रेजेंट है, मगर ओजोन के प्रेजेंट होने से ये तुम भाई फ्लाइंग जेट उड़ाओगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है। द टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड आइडियल फॉर एयरक्राफ्ट ना। दिस लेयर इज आउट ऑफ फायरिंग रेंज ऑफ एंटी एयरक्राफ्ट, गलत। एब्सेंस ऑफ क्लाउड एंड अदर वेदर फिनोमेना, बिल्कुल सही है। क्लाउड बहुत कम होते हैं यहां पर, और जितने भी वेदर फिनोमेना है यहां पर नहीं होते, वो सारे ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। सवाल कैसा था भाई? जम्मू पब्लिक सर्विस कमीशन का सवाल था, ठीक है, कर दिया तुमने। अब छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का सवाल करते हैं अपन। Which of the following protects life on the earth from harmful radiation of the sun? मतलब सन से जितनी भी हार्मफुल रेडिएशन आ रही है उससे ओजोन लेयर, और क्या? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मजा आ रहा है? और सवाल करो, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये भाई यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी मेंस, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, ओजोन लेयर कहां पर है? तुम लोग सोच रहे होगे क्या मजाक चल रहा है ये? भाई ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में। इतना सड़ा सवाल है, यहां पूछ रहे हैं द हाइट ऑफ द ओजोन लेयर। हाँ, ये यहां से एक कंसेप्ट, आपको नया कंसेप्ट पता चलेगा, एक नया फैक्ट पता चलेगा। वो क्या है? जो ओजोन लेयर की हाइट है ना अर्थ के सरफेस के ऊपर, वो कितने किलोमीटर पर है? 15 से 20 किलोमीटर में प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जो वायरलेस फिनोमेना है, वायरलेस फिनोमेना इज रिफ्लेक्टेड टू द अर्थ सरफेस। वाई? मतलब जितने भी वायरलेस, देखो कम्युनिकेशन होता है, क्या होता है, जैसे कि मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है, अपने स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, मैंने उसको कॉल करा, तो यहां पर जितनी भी वेव्स गई है ना, ये रिफ्लेक्ट होकर कहां आएंगी? ये स्टूडेंट्स के पास आएंगी, तब जाकर इसको सुनाई देगा। तो ये कौन रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये कर रहा है आइनोस्फीयर। तो इसका आंसर है आइनोस्फीयर। आयंस प्रेजेंट है, ये वही लेयर है जो दोनों के बीच में प्रेजेंट थी, मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में। द फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर इन दी स्ट्रेटोस्फीयर इज स्टेबलाइजेस द ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर को स्टेबल करता है, रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक, अवॉइड फेलियर ऑफ मॉनसून, प्रिवेंट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये सही है भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और सवाल देख भाई, सवाल की बिल्कुल कमी नहीं है। तो मेरे को बताना जरा ये सेशन कैसा लग रहा है तुम लोगों को, ठीक है? एक कंप्लीट सेशन मानते हो कि नहीं? अच्छा बताओ। क्लाइमेटोलॉजी से 7 सवाल आए थे स्टेटमेंट वाले, उसके हिसाब से कंप्लीट सेशन मैं तो मानता हूं भाई, और मानना पड़ेगा आपको भी। इन रिलेशन टू ओजोन विच स्टेटमेंट आर ट्रू? एमपीपीएससी 2023, ठीक है। यहां से बढ़िया चीजें आपको ओजोन के बारे में जानने को मिलेंगी। ओजोन को प्रोटेक्शन शील्ड ऑफ द अर्थ कहा जाता है भाई, बिल्कुल कहा जाता है। पता 1985 में क्या हुआ था? 1985 में ये पता क्या पता चला था? 1985 में कि ओजोन लेयर में एक होल है, और इसके जस्ट 4 साल बाद, इसके 4 साल बाद 1989 में वो सारे केमिकल्स, ठीक है, उनको बैन कर दिए थे यूटिलाइज करना, जो कि ओजोन को डिप्लीट कर रहा है, जो कि ओजोन को कम कर रहे हैं 1989 में। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। तो 1980 फिर 16 सितंबर को इसलिए यहां पर वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, और यहां पर फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। ऑल दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। सारा एक नया कंसेप्ट पता चलेगा भाई आपको सवाल की मदद से। अब और देखो, विच वन ऑफ द, तुम लोग सोच रहे हो कि भैया टेस्ट ले लो, आप एक काम करो, मजा आ जाएगा। ये वो ऊपर है ना, ऊपर मैंने तुमको बताया था जूस कहां है, मेरा मजा आ रहा है। ये वो जो मीम है वो यहां पर डलना था, यहां मजा आ रहा होगा एक्चुअली आपको। आईएएस प्रीलिम्स 1996, यूपीएससी मेंस 2005। विच वन अमंग द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिस्पांसिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स? रेडियो वेव्स को डिफ्लेक्ट आइनोस्फीयर। टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी आइनोस्फीयर। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहां पर लोकेटेड है? आइनोस्फीयर। बात खत्म। तीनों का आंसर मिल गया, आगे बढ़ते हैं। अब आती है थर्मोस्फीयर, सबसे गर्म लेयर भाई थर्मोस। तो थर्मोस्फीयर के जो ऊपर वाला पॉइंट होगा, जो देखो, अब यदि मैं कॉमन सेंस है भाई, यदि मैं आपसे पूछूं थर्मोपॉज जो है वो किसको अलग करेगा? सर थर्मोस्फीयर को करेगा इसके ऊपर वाली से। थर्मोस्फीयर के ऊपर क्या होता है? थर्मोस्फीयर के ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर होता है एक्सोस्फीयर। तो एक्सोस्फीयर तो गर्म नहीं है, तो यहां पर जो पॉइंट होगा जिसको एक्सोपॉज थर्मोपॉज बोलते हैं, ये सबसे गर्म पॉइंट है। इट इज द हॉटेस्ट लेयर, सबसे हॉट लेयर थर्मोस्फीयर है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सोस्फीयर की। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, हाइड्रोजन हीलियम प्रेजेंट है, यहां पर 900 किलोमीटर की हाइट पर प्रेजेंट है, और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्पेस से अलग करती है। दिस इज कॉल्ड एक्सोस्फीयर, ठीक है। अब यहां पर और सवाल देखो भाई, क्या बोल रहा है? इट इज नोन दैट द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू सम लेयर्स, इन विच वन अमंग द फॉलोइंग लेयर्स इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हीलियम गैस इज मैक्सिमम? दो ही ऑप्शन दिए, इसमें से आंसर क्या है? कोई सा ऑप्शन नहीं। इसका आंसर पता, हीलियम गैस सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? इसका आंसर पता है, ये है एक्सोस्फीयर। अब भी बताया ऊपर, एक्सोस्फीयर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। यहां पर क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसमें से कौन सी लेयर है जो कि करेक्ट सीक्वेंस को शो कर रही है इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, मतलब हाइट को बढ़ाते हुए? तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। सर ये तो करेक्ट सीक्वेंस है, कैसे याद आया? टॉप से ट्रोपोस्फीयर नीचे वाला, और इसी से मिलता जुलता स्ट्रेटोस्फीयर, फिर आएगा मीजोस्फीयर,
फिर आएगा थर्मोस्फीयर। तो 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ो, ठीक है। और सवाल देखो, IAS प्रीलिम्स, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ अपवर्ड इज, इसको क्या कहा जाता है? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, देखो सीक्वेंस ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर, फिर आइनोस्फियर, फिर मीजोस्फियर। पहले आइनोस्फियर आएगा या मीजोस्फियर? पहले मीजोस्फियर, फिर आइनोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर। तो आइनोस्फियर फिर मीजोस्फियर। तो ये वाला तो गलत है, ये वाला भी गलत है। क्यों? स्ट्रेटोस्फियर पहले डाल दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पहले ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर आइनोस्फियर, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है? यूपीपीएससी मेंस का विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन मैचिंग द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, मतलब एटमॉस्फेयर की लेयर को मैच कर कौन सा सही कर रहा है? ट्रोपोस्फियर में वेदर फिनोमेना होते हैं, बिल्कुल सही है। स्ट्रेटोस्फियर को ओजोन लेयर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। आइनोस्फियर में रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती है, बिल्कुल सही है। मीजोस्फियर में ऑरोरा प्रेजेंट है, गलत। ऑरोरा कहां पर? थर्मोस्फियर। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट पता चल गया, थर्मोस्फियर, ठीक है। भाई मेरे को कमेंट चाहिए, ठीक है, कैसा लगा सेशन? आई वांट दी कमेंट फ्रॉम योर साइड। कमेंट ही नहीं करते पूरे एफर्ट्स, ठीक है। तो भाई यहां पर पूरा का पूरा जो हमारा सेशन है ना, यहीं पर मैं एंड कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वाले सेशन में आपको बढ़िया तरीके से ये जो एनर्जी है ना, ये कहां पर आती है ये पता चलेगा। ये सारी की सारी चीजें आपको पता चलेंगी। पूरे बढ़िया लेवल के सवाल में यहां पर ये देखो, बढ़िया इंसुलेशन, एमपीपीएससी सारे सवाल में करा रखा हूं। ये और भी यहां पर सवाल आपको जानने को मिलेंगे। बहुत मजा आएगा यार, बहुत बढ़िया जर्नी है। क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना, मैं सही बता रहा हूं, जितना आगे ज्योग्राफी में जाओगे ना उतना मजा आएगा। और ये बहुत जल्दी कंप्लीट करा दूंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी वेरी फैसिनेटिंग फॉर यू गाइस, ठीक है। बढ़िया अपना जो रिस्पॉन्स है बढ़िया बनाए रखना, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना, ठीक है। और सेशन जो भी यहां पर पढ़ा है ना, इसके नोट्स प्रॉपर्ली बना लेना, क्योंकि मैं दावे के साथ बोल रहा हूं भाई, ये जो सेशन, अब जो लोग रिपीटर होंगे उनको तो खैर पता ही चल गया होगा इसकी इंपॉर्टेंस। ये जो कंटेंट मैं आपको बता रहा हूं, जरा कमेंट सेक्शन में बता देना फ्रेशर्स को कि ये कंटेंट कैसा है, वो उनको पता चल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, जय हिंद।